हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। ये इस चैप्टर की तीसरी वीडियो रहेगी। इससे पिछली दो वीडियोज़ में हमने चुंबक को और चुंबकत्व को समझा। साथ ही साथ हमने जाना कि किसी धारावाही चालक के आसपास चुंबकीय क्षेत्र विद्युत धारा के प्रभाव में किस प्रकार बनता है। हमने ये भी जाना कि किसी क्षण चुंबक के आसपास किस प्रकार की चुंबकीय बल रेखाएं बनती हैं और एक क्रियाकलाप द्वारा उनको बना करके भी देखा। हमने ये भी जाना कि किसी सीधे तार के आसपास जो चुंबकीय क्षेत्र लगता है उसकी दिशा और उसका आकार किस प्रकार का होता है। हमने जाना कि वह वृत्त बनते हैं और उनकी दिशा दाहिने हाथ के अंगुष्ठ नियम या दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम से पता की जा सकती है। इसी आधार पर हमने किसी सीधे धारावाही चालक के आसपास लगने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को पता करने का एक नियम और समझा था, जिसे कहा जाता है मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू नियम, जो ये कहता है कि यदि स्क्रू का पॉइंट विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करे तो जिस और हम उसे कस रहे हैं या हम अपनी उंगलियों को या अपने हाथों को जिस और घुमा रहे हैं उसको कसने के लिए, वो दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। इसके बाद हमने देखा था वृत्ताकार पाश, जिसे हम लूप भी कहते हैं, और हमने जाना कि यदि किसी सीधे चालक को घुमा करके पाश में बदल दिया जाए तो उसमें बनने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की तीव्रता केंद्र में बढ़ जाएगी, यानी कि हम यहाँ पर तीव्रता को बढ़ा देते हैं चुंबकीय बल रेखाओं की। हमने फिर ये भी जाना कि यदि ऐसे कई पाशों को, यानी कि ऐसे कई बार फेरों को किसी कुंडलीकृत रूप में बना दिया जाए, यानी कि एक ऐसी कुंडली बना दी जाए जिसमें कई बार फेरे लगे हुए हों, तो जितनी बार हमने तार को घुमाया है उतनी ही अधिक, उतने गुना चुंबकीय क्षेत्र जो है हमें प्राप्त होता है। तो इस प्रकार हमने चुंबकीय क्षेत्र को इतना बढ़ा लिया था कि जिससे हम कोई भी मैकेनिकल वर्क कर सकें या कोई भी यांत्रिक कार्य कर सकें। हमने ये जाना कि किस प्रकार परिनालिका बनती है और परिनालिका के केंद्र में यदि नर्म लोहे का कोई टुकड़ा रख दिया जाए तो वह विद्युत चुंबक में परिवर्तित हो जाता है। इन सबको करते हुए और इनके आंकिक प्रश्नों या बीच वाले क्वेश्चंस को हल करते हुए, उदाहरणों को हल करते हुए, अब हम अपने नए टॉपिक की तरफ बढ़ गए हैं, जिसका नाम है कि किसी धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में, प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए तो उस पर जो बल लगता है वो किस प्रकार लगता है, उसकी दिशा क्या होती है और इस क्रियाकलाप में किया क्या जाता है। अब उसको समझते हैं। सर्वप्रथम आप यहाँ पर एक चित्र के माध्यम से इसको समझ लीजिए। मान लेते हैं कि यह कोई नाल चुंबक है जिसका N सिरा ऊपर की ओर, S सिरा नीचे की ओर है। निश्चित रूप से यदि इसमें चुंबकीय क्षेत्र बनेगा तो वो बाहर की ओर N से S की ओर जाएगा, यानी कि इसमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऊपर से नीचे की ओर होगी। यह एक धारावाही चालक है जिसमें एक विद्युत धारा प्रवाहित की जा रही है बैटरी के माध्यम से, और इसमें जो विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है या विद्युत धारा की जो दिशा है वो इस ओर है, अर्थात चुंबक की ओर है, जैसा कि हमने निशान किया हुआ है। ये एक स्टैंड है जिस पर तार के माध्यम से ये धारावाही चालक टंगा हुआ है। धारावाही चालक एल्यूमिनियम का है, इसलिए ये चुंबक इसे अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाएगी, यानी कि ये इसके बीच में टंगा रह सकता है। लेकिन जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो इस पर एक बल लगेगा। हम उसी बल के बारे में इस वीडियो में जानेंगे कि वो बल किस प्रकार का होता है। किंतु जब बल लगेगा तो ये चालक आगे या पीछे की ओर इस प्रकार झूल सकता है। जिस भी दिशा में बल लगेगा उस दिशा में झूल जाएगा या फिर मूव हो जाएगा, अपने स्थान से विचलित हो जाएगा। अब समझते हैं सब किस प्रकार होगा। तो मान लेते हैं कि मेरा ये वाला जो हाथ है ये चुंबक की भांति, नाल चुंबक की भांति है, और ये जो पेंसिल मेरे हाथ में है यह एक विद्युत धारावाही चालक है। आप ध्यान से समझिए कि जब मैंने इस विद्युत धारावाही चालक को इस प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रखा इस प्रकार, जबकि N सिरा ऊपर की ओर, S सिरा नीचे की ओर है, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र ऊपर से नीचे की ओर लगेगा, और जो विद्युत धारावाही चालक है उसमें विद्युत धारा की जो दिशा है वो इस ओर है, यानी कि आपके बाएं हाथ से दाहिने हाथ की ओर है। तो यदि विद्युत धारा इस दिशा में लगे, चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में लगे, तो आप अनुभव कर पा रहे होंगे कि इसमें और इसके बीच में 90 डिग्री का एक कोण बनता है, यानी कि विद्युत धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एक दूसरे के लंबवत है। अब यदि मैं इसको इस प्रकार रखता हूं और स्विच को ऑन करता हूं तो बैटरी से बहने वाले करंट के माध्यम से धारावाही चालक में धारा बहेगी, और इसके कारण इसके अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र है, जब हम उसको इसमें रख रहे हैं तो इस पर एक बल कार्य करेगा। उस बल के कारण हम ये अनुभव करते हैं कि ये, मान लेते हैं कि मेरी ओर झुक गया थोड़ी देर के लिए। जब तक स्विच ऑन रहेगा तब तक ये मेरी ओर झुका हुआ रहेगा। मैं स्विच को ऑफ करता हूं तो ये वापस अपने मूल स्थान पर बीच में आ जाता है। अब मैं कुछ और भी चीज़ें इसमें कर रहा हूं ताकि मैं श्योर हो जाऊं कि ये अचानक हुई कोई घटना नहीं है, कि वास्तविकता में किसी धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर किया गया एक बाकायदा क्रियाकलाप है, यानी कि बल वास्तविकता में लगा है।
मैंने इसको वेरीफाई करने के लिए इस विद्युत धारावाही चालक में धारा की दिशा को परिवर्तित कर दिया। जब मैं धारा की दिशा को परिवर्तित करता हूं, यानी कि विपरीत कर देता हूं, तो मैंने ये देखा कि अब धारा की दिशा इस ओर है, जबकि चुंबकीय क्षेत्र अभी भी ऊपर से नीचे की ओर लग रहा है। हालांकि अभी भी एक दूसरे के लंबवत है। अगर यहां देखा जाए तो ये भी 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो धारावाही चालक में धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अभी भी एक दूसरे के लंबवत है, किंतु हमने धारा की दिशा को पिछली परिस्थिति के विपरीत कर दिया। मैंने ये पाया कि अब की बार स्विच ऑन होने पर यह जो धारावाही चालक है ये आपकी ओर, यानी कि आगे की ओर झुक गया। पिछली बार ये मेरी ओर झुका था, अब की बार ये आपकी ओर झुक गया, जिससे मुझे इस बात की श्योरिटी हो गई कि मैंने धारा की दिशा बदली तो लगने वाले बल की दिशा में भी परिवर्तन हो गया। यानी कि अगर मैं बॉटम लाइन कहूँ, निष्कर्ष कहूँ इस बात का, तो मैं कह सकता हूँ कि सबसे पहली बात तो यह है कि किसी विद्युत धारावाही चालक को किसी चुंबकीय क्षेत्र के बीच में रखा जाए तो उस पर बल लगता है। सबसे पहली बात तो यह है, तथ्यपरक बात। और वो बल विद्युत धारा की दिशा बदलने पर परिवर्तित भी हो जाता है। पहले विद्युत धारा की दिशा इस ओर थी तो वो मेरे ओर झुका था, जब परिवर्तित किया तो वो आपकी ओर झुका। यानी कि यहाँ पर विद्युत धारा की दिशा बदलने पर लगने वाले बल की दिशा में भी परिवर्तन हुआ। तो विद्युत धारा की दिशा पर लगने वाले बल की दिशा निर्भर करती है। अगली बात, मान लेते हैं कि अभी भी विद्युत धारा मूल स्थिति में इस ओर ही जा रही है, आपकी दाईं ओर मान लेते हैं, किंतु अब की बार मैं एक नया कार्य कर रहा हूं। इस स्थिति में अभी अगर मैं स्विच को ऑन करता हूं तो ये मेरी ओर झुकेगा, सबसे मूल स्थिति, सबसे शुरुआती स्थिति जो मैंने आपको बताई थी। पर मान लेते हैं कि मैं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को परिवर्तित कर दूं, विपरीत कर दूं। पहले एन सिरा ये था, एस सिरा ये था, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र ऊपर से नीचे लग रहा था। यदि मैं इसे परिवर्तित करके इस प्रकार का कर देता हूं तो अब की बार चुंबकीय क्षेत्र नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है। हालांकि है अभी भी ये लंबवत, चुंबकीय क्षेत्र नीचे से ऊपर जा रहा है और विद्युत धारा इस ओर जा रही है, तो 90 डिग्री का कोण तो अभी भी इनमें बन रहा है। किंतु मैंने चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को परिवर्तित कर दिया है, तो मूल अवस्था में मेरी ओर झुक रहा था, परिवर्तित कर देने पर ये स्विच ऑन करने पर आपकी ओर झुकेगा। इसका अर्थ ये हुआ कि विद्युत धारावाही चालक पर लगने वाला बल चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पर भी निर्भर करता है। तो कुल मिलाकर के लगने वाला बल दो बातों पर निर्भर करता है, एक करता है विद्युत धारा की दिशा पर और एक करता है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पर। यानी कि सबसे पहली बात, अब अपन इस पूरी क्रियाकलाप का निष्कर्ष निकाल लेते हैं और इस टॉपिक को एंड करते हैं कि किसी भी विद्युत धारावाही चालक को यदि चुंबकीय क्षेत्र में रखें तो सर्वप्रथम तो बात यही आती है कि वह एक बल का अनुभव करता है, और दूसरी बात यह है कि उस बल की दिशा विद्युत धारा की दिशा को बदलने पर परिवर्तित होती है, यानी कि उस पर निर्भर करती है, और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बदलने पर भी निर्भर करती है। यानी कि लगने वाला बल चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बदलने पर भी बदल सकता है और विद्युत धारा की दिशा बदलने पर भी बदल सकता है, यानी कि इन दोनों पर लगने वाला बल निर्भर करता है। यह होता है हमारा क्रियाकलाप जो एक सिद्धांत को निकाल करके लाता है, और यह सिद्धांत ये कहता है कि यदि किसी विद्युत धारावाही चालक को प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए तो उस पर एक बल आरोपित होता है और वह उस बल की दिशा में मूव करता है, यानी कि अपने स्थान से स्थानांतरित हो जाता है। एक चीज। दूसरी चीज, हम इस बात की श्योरिटी कैसे करें कि पहली बार में जब विद्युत धारा इस तरफ जा रही थी, करंट मतलब चुंबकीय क्षेत्र ऊपर से नीचे आ रहा था, तो ये जो धारावाही चालक है ये मेरी ओर ही झुकेगा। हो सकता है इस बार उस समय ये आपकी ओर झुक जाए और विपरीत करने पर ये मेरी ओर झुक जाए। मैं इस बात की श्योरिटी कैसे करूं, इस बात को वेरीफाई कैसे करूं कि शुरुआत में वो मेरी ओर ही झुकेगा। यानी कि विद्युत धारावाही चालक को प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उस पर लगने वाले बल की दिशा किस ओर होगी, उस दिशा को पता करने का क्या तरीका है, वो कौन सा तरीका है जिससे हमें श्योरिटी हो जाए कि अगर चुंबकीय क्षेत्र मतलब विद्युत धारा की दिशा यही है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा यही है, तो लगने वाले बल की दिशा यही होगी। इस बात को श्योरिटी से कैसे कहा जाए, इसको श्योरिटी से कहने के लिए हम एक नियम सीखते हैं, उसे कहा जाता है फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम या फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम। फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम कुछ इस प्रकार होता है कि हम सबसे पहले इन तीनों उंगलियों के नाम पता कर लें। इसे मध्यमा उंगली कहा जाता है क्योंकि ये मध्य में है, इसे तर्जनी उंगली कहा जाता है और ये हमारा अंगूठा होता है। तो यदि हम अपने बाएं हाथ की, आपका बायां हाथ इस ओर आएगा, मैं सामने खड़ा हूं इसलिए मेरा बायां हाथ इस ओर आ रहा है। यदि हम अपने बाएं हाथ यानी कि वाम हस्त की मध्यमा, तर्जनी और अंगुष्ठ को इस प्रकार फैलाएं कि ये एक दूसरे के लंबवत हो जाए। आप अनुभव करिए, यहां पर इन दोनों के बीच में 90 डिग्री, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री, और फ्रंट से देखने पर आपको इन दोनों के बीच में भी 90 डिग्री का कोण दिख रहा है, यानी कि तीनों उंगलियां एक दूसरे के लंबवत है। तो फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम ये कहता है कि यदि हम अपनी मध्यमा, तर्जनी और अंगूठे को इस प्रकार फैलाएं कि वो एक दूसरे के लंबवत हो, अभी आप मेरे साथ साथ फैला करके भी देख सकते हैं इसी तरीके से,
ठीक है ना। आपको साइंस वाला यो करना है, ठीक है ना। तो ये जो यो वाली पोजीशन होती है, इस वाली पोजीशन पे, हाँ वो ऐसा यो वाला, तो ये साइंस वाला यो कहलाता है बेसिकली। अगर आप इस प्रकार उनको फैला रहे हैं तब आपको कुछ ध्यान रखना पड़ेगा, और आप उसको ध्यान से सुनिएगा कि हमारी मध्यमा उंगली, यदि हमारी मध्यमा उंगली प्रदर्शित करे विद्युत धारा की दिशा को, यदि हमारी तर्जनी उंगली प्रदर्शित करे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, जो आपको फिक्स याद ही रखना पड़ेगा कि मध्यमा प्रदर्शित करती है सदैव विद्युत धारा की दिशा को, तर्जनी सदैव प्रदर्शित करती है विद्युत क्षेत्र की दिशा को, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, तब जाकर के लगने वाला बल प्रदर्शित होता है अंगूठे की दिशा के माध्यम से। तो यदि मैं इस नियम को कहूं या बोल करके बताऊं ताकि आप इसको लिख सकें, तो मैं ये कहूंगा कि यदि हम अपने वाम हस्त के मध्यमा, तर्जनी और अंगूठे को इस प्रकार फैलाएं कि ये एक दूसरे के लंबवत हो, तब यदि हमारी मध्यमा उंगली विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करे, यदि हमारी तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करे, तब लगने वाले बल की दिशा को हमारा अंगूठा प्रदर्शित करता है। यहाँ हमारे अंगूठे की दिशा लगने वाले बल की दिशा होती है। और ये बात आपको इस सीक्वेंस में, इस क्रम में ही याद रखनी है, यानी कि पहले हम विद्युत धारा देंगे, उसको चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे धारावाही चालक को, तब जाकर के ही उस पर बल लगेगा और वो बल हमारे अंगूठे के द्वारा प्रदर्शित होगा। अब यदि मैं मेरी इस स्थिति की इस स्थिति से तुलना करूं, तो इसको करने के लिए मैं आप यहां पर आपकी कल्पना शक्ति को थोड़ा सा मजबूत करना पड़ेगा बच्चों। यहां आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा कि हम इसको कैसे करेंगे। चलिए चित्र में समझने का प्रयास करते हैं। आपको पता है कि यह वाम हस्त नियम है, इसलिए वाम हस्त से ही समझ में आएगा। यदि चुंबकीय क्षेत्र ऊपर से नीचे की ओर लग रहा है, तो मुझे मेरे वाम हस्त में चुंबकीय क्षेत्र की जो उंगली है उसको ऊपर से नीचे ही रखना पड़ेगा, इसी अनुदिश, जिस दिशा में ऊपर से नीचे चुंबकीय क्षेत्र लग रहा है। आप ये जानते हैं कि तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है, तो आपको उसको इसी प्रकार रखना पड़ेगा। अब आप ये भी जानते हैं कि विद्युत धारा उस ओर जा रही है, यानी कि आपके बाएं से दाएं ओर, तो थोड़ा हाथ को कष्ट तो होगा, लेकिन आप इसको ध्यान से समझे कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऊपर से नीचे की ओर, विद्युत धारा की दिशा बाएं से दाएं की ओर, आपके बाएं से दाएं की ओर, तो लगने वाला बल अंदर की तरफ लगता है, यानी कि ये जो विद्युत धारावाही चालक है ये अंदर की ओर झुक जाएगा या अंदर की ओर झूल जाएगा। तो जो मैंने प्रदर्शन किया था सबसे शुरुआत में, और मैंने आपको बताया भी था कि सबसे शुरू में मेरी ओर आएगा, तो ये मेरी ओर इसीलिए आया क्योंकि इस पर लगने वाला बल किस ओर लगा, मेरी ओर। यदि मैं इसकी दिशा को परिवर्तित कर दूं, यानी कि इसमें धारा की दिशा को विपरीत कर दूं, अब धारा आपके दाएं से बाएं की ओर बह रही है मान लेते हैं, तो सबसे पहले मैं चित्र में इस प्रकार का परिवर्तन करता हूं, मैं धारा की दिशा को विपरीत कर देता हूं। तो अब की बार धारा आपके दाएं से बाएं की ओर बह रही है इस प्रकार। यदि मैं धारा की दिशा को परिवर्तित करता हूं तो धारा इस ओर बह रही है, चुंबकीय क्षेत्र अभी भी ऊपर से नीचे ही है। अब हम समझते हैं कि इसमें क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। यदि मैं इसमें वाम हस्त नियम का उपयोग करता हूं तो चुंबकीय क्षेत्र तो अभी भी ऊपर से नीचे की ओर ही है, लेकिन विद्युत धारा की दिशा इस ओर हो चुकी है, जो पहले उस तरफ थी, अब की बार विद्युत धारा की दिशा, देखिए मेरी मध्यमा उंगली को आप देख पा रहे होंगे, मेरी मध्यमा उंगली इस ओर आ रही है, यानी कि जो इस दिशा को प्रदर्शित करती है विद्युत धारा की। तो तर्जनी प्रदर्शित कर रही है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, मध्यमा प्रदर्शित कर रही है विद्युत धारा की दिशा को, तब लगने वाले बल की दिशा को मेरा अंगूठा प्रदर्शित कर रहा है। और आप देख पा रहे होंगे कि मेरा अंगूठा आपकी ओर आ रहा है। इसका अर्थ यह होता है कि इस स्थिति में जबकि विद्युत धारा इधर आ रही हो, चुंबकीय क्षेत्र ऊपर से नीचे आ रहा हो, तब जो बल लगता है वो आपकी ओर लगता है। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि मैं विद्युत धारा की दिशा को विपरीत कर दूंगा तो लगने वाला बल आपकी ओर लगेगा, जिससे ये जो धारावाही चालक है ये आपकी ओर झुक जाएगा, यानी कि इस स्थिति में ये मेरी ओर झुक रहा था, इस स्थिति में ये आपकी ओर झुकता है। वापस अपन मूल स्थिति पर आते हैं जिसमें ये मेरी ओर झुक रहा था शुरुआत में। यदि अब मैं इसमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को विपरीत कर दूं तो भी हम इसको समझ लेते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अगर विपरीत हो जाएगी तो क्या होगा। तो यदि S की जगह में N और N की जगह में S लिख देता हूं तो इस स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र ऊपर की ओर लग रहा है और विद्युत धारा अभी भी आपके बाएं से दाएं की ओर जा रही है। तो हम देखते हैं कि बल किस ओर लगेगा। चलिए फिर से हम वाम हस्त नियम लगाते हैं। अब की बार चुंबकीय क्षेत्र नीचे से ऊपर जा रहा है, यानी कि मुझे मेरी चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करने वाली उंगली यानी कि तर्जनी उंगली को नीचे से ऊपर की ओर दिखाना पड़ेगा। विद्युत धारा की दिशा, मैं इसकी मूल दिशा बना देता हूं वापस से, बिल्कुल शुरुआती स्थिति की तरह। तो इसकी मूल दिशा, विद्युत धारा की दिशा शुरुआत में इस प्रकार थी, इस तरीके से थी। तो मान लेते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र नीचे से ऊपर की ओर लग रहा है, विद्युत धारा अभी भी दाएं से बाएं की ओर जा रही है, आपके बाएं से दाएं की ओर जा रही है, तब लगने वाला बल किस तरफ लग रहा है, आपकी ओर। इसका अर्थ ये हुआ
कि मूल अवस्था में जब वो मेरी तरह झुक रहा था, मेरी तरफ झुक रहा था, अगर मैंने चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को परिवर्तित कर दिया तो फिर वो आपकी तरफ झुकने लग जाएगा। यानी कि आपने अगर विद्युत धारा की दिशा में परिवर्तन करा तो उसके झुकाव की दिशा या उस पर लगने वाले बल की दिशा बदल जाएगी, और यदि आपने चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में परिवर्तन करा तो भी उसमें लगने वाले बल की दिशा में परिवर्तन हो जाएगा। मैं एक बार चारों स्थितियों को या तीनों स्थितियों को रिकॉल कर देता हूं। सबसे पहले मूल अवस्था। मूल अवस्था में विद्युत धारा आपके बाएं से दाएं की ओर चल रही है, चुंबकीय क्षेत्र ऊपर से नीचे जा रहा है, तब लगने वाला बल मेरी ओर लगा। आप इसको वाम हस्त नियम से वेरीफाई कर सकते हैं, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से। दूसरी स्थिति में मैंने विद्युत धारा की दिशा को परिवर्तित कर दिया, पेंसिल को उस तरफ घुमा दिया है। इस स्थिति में जो बल लगेगा वो आपकी ओर लगेगा। तीसरी स्थिति यह है कि पहले तो मूल स्थिति में आ जाइए और फिर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को परिवर्तित कर दीजिए। इस स्थिति में पहले बल मेरी ओर लगता था, लेकिन अगर आप ये वाली स्थिति ले आएंगे कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऊपर से नीचे की ओर है, तो इस अवस्था में नीचे से ऊपर की ओर है, तो इस अवस्था में जो बल लगेगा वो आपकी ओर लगेगा। यानी कि बल की दिशा में तब परिवर्तन होता जाएगा जब आप या तो विद्युत धारा की दिशा में परिवर्तन करेंगे या फिर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में परिवर्तन करेंगे। इसे कहा जाता है फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम। और इस वाम हस्त नियम पर आधारित एक बहुत महत्वपूर्ण विद्युत उपकरण होता है जिसे विद्युत मोटर कहा जाता है। इस नियम के आधार पर, और जो हमारा मूल टॉपिक है कि चुंबकीय क्षेत्र में किसी विद्युत धारावाही चालक पर बल, इस सिद्धांत के आधार पर हम लोग मोटर को सीखेंगे। मोटर को सीखते हैं कुछ प्रश्नों के बाद में, इसके बाद शायद कुछ प्रश्न हैं, हम पहले उन्हें हल कर लेते हैं, उसके बाद हम विद्युत मोटर की ओर आते हैं। बच्चों, उदाहरण 13.2 में एक चित्र दिया है 13.14, जिसमें कहा जा रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन यदि इस अनुदिश गति कर रहा हो, जिसकी दिशा ऊपर से नीचे की ओर हो, और चुंबकीय क्षेत्र इस तरफ हो, तो इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले बल की दिशा क्या होगी, यह हमें पता लगाना है। आपको ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं, यानी कि ऋणात्मक चार्ज आवेश होते हैं, जबकि विद्युत धारा की जो दिशा होती है, आपने पिछले चैप्टर में यानी कि विद्युत वाले चैप्टर में ये सीखा है कि जो इलेक्ट्रॉन की दिशा होती है, विद्युत धारा की दिशा उसके विपरीत होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि विद्युत धारा की जो दिशा है वो ऊपर की ओर है, यानी कि विद्युत धारा ऊपर की ओर बह रही है, और चुंबकीय क्षेत्र में तो अपना परिवर्तन होगा नहीं। अब हमें लगने वाले बल की दिशा पता लगानी है। आइए हम इसको में वाम हस्त नियम का उपयोग करके और सीखते हैं कि किस प्रकार हमें बल की दिशा प्राप्त होगी। आप ये जानते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हमारी तर्जनी उंगली द्वारा प्रदर्शित की जाती है, और वो उसी अनुदिश मैंने बना रखी है। आपको मैंने अभी ये बताया है कि विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन की दिशा के विपरीत जाती है, यानी कि विद्युत धारा ऊपर जा रही है। मैं अपने वाम हस्त में इसको इस प्रकार दिखा सकता हूँ। अभी भी आप देख सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र उसी ओर जा रहा है चित्र के अनुसार, और विद्युत धारा ऊपर की ओर जा रही है। तब जो लगने वाला बल है, मैं आपको शायद दिखा ना पाऊँ, लेकिन मेरा अंगूठा अंदर की ओर जा रहा है, नीचे की ओर, या यूँ बोलो कि पेज के अंदर की ओर। तो इसमें कुछ ऑप्शन दिए गए हैं कि दाईं ओर, बाईं ओर, कागज़ से बाहर की ओर, या कागज़ के भीतर की ओर। तो यहाँ पर आपको देखने पर पता चलता है कि जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है या लगने वाला बल जो है वो कागज़ के अंदर की ओर लग रहा है। तो जो आपका सही उत्तर होगा वो ऑप्शन डी होगा कि कागज़ में भीतर की ओर जाते हुए। अब अपन देख लेते हैं कुछ प्रश्नों को एक एक करके समझते हैं। वैसे इसमें लिखना ही है मूल रूप से, अपन एक एक करके इनका उत्तर लिखते हैं। आइए शुरू करते हैं। बच्चों, उदाहरण 13.2 के बाद में जो प्रथम प्रश्न है वो है कि किसी प्रोटॉन का निम्नलिखित में से कौन सा गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करते समय परिवर्तित हो जाता है। यानी कि यदि कोई प्रोटॉन है, प्रोटॉन मतलब धनावेशित कण, यानी कि विद्युत धारा की दिशा की बात कर रहे हैं कि विद्युत धारा पर क्या प्रभाव पड़ता है या किसी कण पर क्या प्रभाव पड़ता है यदि वह किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा हो। तो चार ऑप्शन है हमारे पास, द्रव्यमान, चाल, वेग और संवेग। किस किस में परिवर्तन हो जाता है? तो निश्चित रूप से उसके वेग तथा संवेग में परिवर्तन हो जाता है। वेग का अर्थ क्या होता है? अचानक से उसकी दिशा बदल जाएगी चुंबकीय क्षेत्र में जैसे ही वो आएगा। तो वेग का अर्थ होता है दिशा का बदल जाना। तो यहाँ पर वेग का अर्थ है दिशा, और थोड़ी बहुत चाल का भी बदल जाना, थोड़ी बहुत स्पीड में भी अंतर आ जाता है। और चूंकि दिशा और चाल में अंतर आ रहा है तो निश्चित रूप से दिशा और चाल में आने वाले अंतर को ही संवेग बोलते हैं, ठीक है ना। तो वेग और संवेग में इसके अंतर आ जाएगा प्रोटॉन के, जब ये प्रबल चुंबकीय क्षेत्र से होकर के गुजरेगा। तो पहले का उत्तर है डी, सी और डी, यानी कि तीसरा और चौथा दोनों ही आंसर सही है। दूसरा प्रश्न जो है वो ये है कि क्रियाकलाप 13.7, अब ये क्रियाकलाप हमने अभी वीडियो में तो नहीं देखा, पर आप अपनी बुक में से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो क्रियाकलाप 13.7 में हमारे द्वारा हमारे विचार से छड़ AB का विस्थापन किस प्रकार प्रभावित होगा यदि छड़ AB में प्रवाहित विद्युत धारा में वृद्धि हो जाए। यदि हम विद्युत धारा में वृद्धि करें
तो उसमें जो विस्थापन होता है, हमने ये वाला जो क्रियाकलाप करके देखा था, इसी क्रियाकलाप की बात की जा रही है। यदि मैं ज़्यादा विद्युत धारा प्रवाहित करूंगा, निश्चित रूप से विस्थापन अधिक होगा, अधिक विचलित होगी ये, क्योंकि हमने करंट के फोर्स को बढ़ा दिया। करंट बढ़ा दिया तो फोर्स भी ज़्यादा लगेगा, ज़्यादा बल लगेगा तो ये ज़्यादा झूलेगी, ज़्यादा दूर तक झूलेगी। दूसरा ऑप्शन है इसमें कि अधिक प्रबल नाल चुंबक का प्रयोग करके। अब यदि हम नाल चुंबक में अधिक प्रबलता लाएंगे तो हम चुंबकत्व को बढ़ा रहे हैं, और यदि चुंबकत्व बढ़ जाएगा तो भी विस्थापन अधिक ही होगा, क्योंकि यहाँ पर चुंबकत्व की मात्रा बढ़ गई। मतलब यहाँ तो करंट की मात्रा बढ़ा दो, यहाँ चुंबकीय क्षेत्र की मात्रा बढ़ा दो, दोनों स्थिति में जो लगने वाला बल है उसकी मात्रा में वृद्धि ही होगी। तीसरी स्थिति यह है, यदि छड़ की लंबाई में वृद्धि कर दें, निश्चित रूप से छड़ की लंबाई में वृद्धि करेंगे तो अधिक बड़े क्षेत्र पर चुंबकीय क्षेत्र लग पाएगा, और चूंकि अधिक बड़े क्षेत्र पर चुंबकीय क्षेत्र लग पाएगा तो इस स्थिति में भी जो लगने वाला बल है उसकी मात्रा बढ़ेगी। तो ये कह सकते हैं कि तीनों परिस्थितियों में छड़ AB में लगने वाले बल की मात्रा में वृद्धि होगी या अधिक बल लगेगा। तो ये इस प्रश्न का उत्तर है, तीनों स्थितियों में अधिक बल लगेगा या बल की मात्रा में वृद्धि हो जाएगी। तीसरा प्रश्न है कि पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण, यानी कि कण है जो पश्चिम की ओर प्रक्षेपित है, जिसे हम अल्फा कण भी बोलते हैं, ये कण धनावेशित है, ध्यान रखिएगा, किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है। यह हमें इसका एक जो है चित्र बना लेना चाहिए। हमें कहा जा रहा है कि पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण, मतलब पहले वो पश्चिम की ओर जा रहा था, आपको पता होना चाहिए। ये मैं पहले साइड में दिशाएं दिखा देता हूँ आप लोग को चारों। ये उत्तर दिशा होती है, दक्षिण होती है, पूर्व होती है और ये पश्चिम होती है। तो शुरुआत में कहा जा रहा है कि वो पश्चिम की ओर प्रक्षेपित हो रहा था। किस ओर प्रक्षेपित हो रहा था? पश्चिम की ओर प्रक्षेपित हो रहा था, पूर्व से पश्चिम की ओर। किंतु हमें यह कहा गया कि उत्तर की ओर वह विक्षेपित हो गया, यानी कि उसका विक्षेपण किस ओर हो गया? उत्तर की ओर, यानी कि वो इस ओर मुड़ गया। अचानक ऐसा जा रहा था, किंतु किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर वो ऊपर की ओर मुड़ गया, यानी कि ये कहा जाए कि उसमें लगने वाले बल की दिशा ऊपर की ओर है। तो हमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पता लगानी है। यहां पर लगने वाले बल की दिशा हमें पता है, लगने वाला बल ऊपर की ओर लग रहा है, नॉर्थ की ओर लग रहा है, और चूंकि वो प्रोटॉन कण पश्चिम की ओर जा रहा था, मतलब विद्युत धारा की दिशा ये थी। विद्युत धारा की दिशा पूर्व से पश्चिम की ओर थी। विद्युत धारा की दिशा यानी कि करंट की जो दिशा है वो इस ओर थी, और जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है वो हमें पता लगानी है, और जो बल की दिशा है वो ऊपर की ओर है। तो हमें दो दिशाएं पता है। कौन कौन सी दो दिशाएं पता है? बल की दिशा पता है, साथ ही साथ हमें विद्युत धारा की दिशा पता है, और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हमें पता लगानी है। इसी चित्र के अनुरूप यदि मैं अपनी इन बाएं हाथ की वाम हस्त की उंगलियों को इसी चित्र के अनुरूप फैलाऊं तो मैं देखता हूं क्या मुझे पता चलता है। मैंने अभी आपको बताया कि विद्युत धारा की दिशा जो है वो इस ओर थी, और आपको पता है मध्यमा उंगली जो होती है वो विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करती है। तो मैं पहले विद्युत धारा की दिशा के अनुरूप मेरी मध्यमा को व्यवस्थित कर देता हूं। इसके अलावा लगने वाले बल की दिशा ऊपर की ओर है, तो लगने वाला बल आप देख पा रहे हैं ऊपर की ओर लग रहा है। तब जो चुंबकीय क्षेत्र है वो आपकी ओर आ रहा है, यानी कि ऊपर की ओर निकल रहा है। यदि हमारी किताब हम नीचे रखें, कॉपी हम नीचे रखें और ऐसे पढ़ेंगे तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र ऊपर की ओर निकलेगा। तो इसमें चार ऑप्शन है, दक्षिण की ओर यानी कि नीचे की ओर, पूर्व की ओर यानी कि दाईं ओर, अधोमुखी यानी कि नीचे की ओर, और ऊपरी मुखी यानी कि ऊपर की ओर। अब आप बताइए चुंबकीय क्षेत्र किस ओर लग रहा है? निश्चित रूप से ऊपर की ओर, यानी कि इसका सही उत्तर होगा ऊपरी मुखी, यानी कि ऑप्शन डी इज करेक्ट। ये ऊपरी मुखी चुंबकीय क्षेत्र यहां पर लग रहा है। कब? जब जो बल है वो ऊपर की ओर लग रहा हो। जब बल जो है वो कहां लग रहा हो? ऊपर की ओर। यहां इस तरीके से जब बल ऊपर की ओर लग रहा हो, विद्युत धारा मेरी ओर आ रही हो, तब जो चुंबकीय क्षेत्र है वो आपकी ओर यानी कि ऊपरी मुखी लगेगा, यानी कि बाहर की ओर निकलेगा। अगर मैं इसको किसी कागज पर बनाऊं तो ये कागज में से बाहर निकलेगा ऊपरी मुखी। तो ये इस कारण से हमने इसका आंसर जो है, सही आंसर जो है वो डी दिया, ऊपरी मुखी। इसके बाद के टॉपिक में छोटा सा औषध में चुंबकत्व दिया हुआ है। यह औषध में चुंबकत्व आपको स्वयं से पढ़ना है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो आपको दिमाग में रखने हैं, जो काफ़ी आवश्यक है, जो आपको पता होने चाहिए। अगली वीडियो में मैं इस औषध में चुंबकत्व को स्पष्ट करते हुए विद्युत मोटर को आपको स्पष्ट करूंगा या समझाऊंगा। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू बच्चों।